हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वायरोट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पार्ट 58 ऑफ PYQ सीरीज़। प्रीवियसली जो है हमने डिस्कस किया था कुछ न्यूमेरिकल, ठीक है। और आज के जो लेक्चर है क्वेश्चन नंबर 50 से हम स्टार्ट करेंगे। इम्पॉर्टेंटली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि HPSC का जो स्क्रीनिंग और सब्जेक्टिव, ठीक है, स्क्रीनिंग के लिए और सब्जेक्टिव के लिए दोनों के लिए जो है हमने कोर्स जो है वो स्टार्ट कर दिया है। अभी आज का जो लेक्चर था, पहला लेक्चर मैंने इंडियन पॉलिटी पे अपलोड किया है। और सब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो सब्जेक्टिव का जो लेक्चर है हमें 10 PM ऑनवर्ड जो है वो देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इसी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो करंट अफेयर का जो शॉर्ट वीडियो है वो भी आज का अपलोड हो चुका है, तो आप मेरे चैनल पर जाके इसको देख सकते हैं। और NTA की बात आ रही थी कि मैम NTA का जो डेट है वो आपका आउट हो चुका है। तो NTA की जो डेट आपकी आउट हो चुकी है, तो NTA के लिए बेसिकली हम जो है वो बैच स्टार्ट करेंगे 20 तारीख से, ठीक है। 28 अक्टूबर से जो है हम अपना बैच स्टार्ट करेंगे, न्यू बैच स्टार्ट करेंगे फॉर दी NTA लाइव क्लासेस, ठीक है, लाइव क्लासेस फॉर इन्वायरमेंटल साइंस। और साथ ही साथ अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम का, जो हमारा थ्योरी लेक्चर जो है हम कवर कर चुके हैं अभी तक। थ्योरी लेक्चर जितने भी थे मैराथन के थ्रू जो है हम कवर कर चुके हैं। वैसे भी जो है मैंने पहले कराया था, लेकिन बहुत सारे डिमांड थे कि मैम प्लीज़ मैराथन लेकर आओ, मैराथन लेकर आओ। तो मैराथन भी जो है हम लेकर आ चुके हैं, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है, थ्योरी लेक्चर जो कंप्लीट हो गए हैं उसके साथ साथ अगर हम देखें तो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम फॉर एनवायरमेंटल साइंस के लिए अब थ्योरी लेक्चर कंप्लीटेड है। अब हमें सब्जेक्टिव का प्रिपरेशन करना है। तो सब्जेक्टिव का प्रिपरेशन जो आपका HPSC साइंटिस्ट B का जो सब्जेक्टिव का प्रिपरेशन है उसी के साथ साथ मैं आपको ये कवर कराने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो आज जो लेक्चर है वो नाइट में आप देख सकते हैं। और उस साथ साथ अभी हम तो चलिए आज का जो लेक्चर है PYQ सीरीज़ का ये देख लेते हैं। ये हमारा कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, ये हमारा कंटिन्यू रहेगा हमारे साथ ही। तो क्ले मिनरल और केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, देखो इसके ऊपर मैं क्वेश्चन करा चुकी हूँ। तो वर्मिकुलाइट की अगर हम बात करें तो लेयर टाइप क्या होता है इसमें 2:1, ठीक है। वर्मिकुलाइट की बात करें तो रेशो क्या रहेगा 2:1 रहेगा। सेमीसाइट या फिर सेमीसाइट्स को मोरोनोलाइट भी बोलते हैं, जिसका रेशो भी क्या रहता है आपका 2:1 रहता है। इलाइट की अगर हम बात करें इसका भी रेशो कितना रहेगा 2:1। क्यूलाइट का रेशो जो है वो 1:1 रहता है आपका, ठीक है। केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो वर्मिकुलाइट की सबसे ज़्यादा केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो कौन से ऑप्शन में सबसे ज़्यादा केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी आपको दिख रही है, कौन से क्वेश्चन में दिख रही है सबसे ज़्यादा केटायन एक्सचेंज ऑप्शन में 150 to 160, ठीक है। 150 to 160 जो है इसकी केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है वर्मिकुलाइट की। तो वर्मिकुलाइट की सबसे ज़्यादा केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है। और सबसे लो किसकी होती है केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, केलोनाइट की, ठीक है। केलोनाइट की जो है आपकी सबसे लो कैपेसिटी होती है, दैट इज़ 3 to 15। यहाँ पर 5 to 25 भी दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर A का जो है वो आपका क्या रहेगा 4, दो ऑप्शन में ये दे रखा है। और ऑप्शन नंबर D का क्या रहेगा 1, D का 1। तो इसी से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो सबसे हाईएस्ट केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी किसकी होती है आपकी वर्मिकुलाइट की 120 to 150, ठीक है। सेमीसाइट की कितनी रहती है 80 to 150, वेरी हाई, ठीक है, हाई एंड वेरी हाई सेमीसाइट की। देन इलाइट की बात करें तो इलाइट की जो है वो लो रहेगी। केलोनाइट की जो है वो बहुत कम केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी आपकी रहती है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन आइडियल मैग्नेटो MHD जनरेटर द वेलोसिटी ऑफ फ्यूल गैस इज इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 1 and 5, द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 2, बाय व्हाट फैक्टर द पावर ऑफ MHD जनरेटर वुड इंक्रीज। अब फॉर्मूला क्या होता है इसका, P max का क्या फॉर्मूला होता है, P max इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी B² और V²। B इज मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड V इज़ दी गैस वेलोसिटी। अब हमें क्या दे रखा है, अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ये कह रहे हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ
velocity is increased by the factor of 5, 1 to 5. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 2. तो आपका फॉर्मूला क्या रहता है, पी मैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर और वी स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम पी वैल्यू देखें तो यहाँ पर कह रहा है कि 5 का स्क्वायर इंटू में वी का स्क्वायर दैट इज़ 2. ठीक है, तो ये कितना हुआ, 25 इंटू में प्लस हो गई 25 इंटू में 4, 25 इंटू में 4, 25 इंटू 4, तो क्या निकल कर आएगा आपका 100 वैल्यू निकल कर आएगी. लेकिन अब यहाँ ऑप्शंस में देखें तो इस हिसाब से हमारा कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है. तो अब यहाँ पर अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम करेक्टली आंसर, तो पी मैक्स इज इक्वल्स टू बी और वी अगर कंसिडर करके चल रहे हैं तो 2 इंटू में 5, तो कितना आएगा 10. तो नियर अबाउट 10 जो है वो आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका करेक्ट है, नियर अबाउट. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ओजोन analyzer the show the 100 ppm concentration at 1 atm and 25 degrees Celsius. Convert the observed concentration of ozone. इसका क्या फॉर्मूला होता है कि कंसनट्रेशन ऑन माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में अगर हमें निकालना है तो फॉर्मूला रहेगा कि सिमिलर टू ppb इंटू में एक फैक्टर होता है 1.963. ये याद रख लेना बस. ठीक है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगर आ जाता है आपको और ये किस पे है, एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर अगर ये दे रखा है आपको, तो जो भी आपको क्वांटिटी जैसे अभी यहाँ पर क्या दे रखा है 100 ppb को 1.963 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 196. ठीक है, आपका आंसर आएगा 196. तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 इज़ दी करेक्ट आंसर. तो फॉर्मूला याद रखना, C इज इक्वल्स टू PPB इंटू में 1.963 एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm फॉर OT. ये मैंने आपको शॉर्टकट फॉर्मूला बताया. ठीक है, ये शॉर्टकट फॉर्मूला बता रही हूँ मैं आपको. अदरवाइज फॉर्मूला क्या होता है आपका, कंसनट्रेशन इज इक्वल्स टू PPB और PPM इंटू में मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 24.45. ठीक है, 24.45 क्या है, मोलर वॉल्यूम है एट 25 डिग्री सेल्सियस 1 atm. तो मोलर वॉल्यूम तो हमेशा सेम ही रहेगा, है ना. और मॉलिकुलर वेट ऑफ ओजोन की बात कर रहे हैं तो ओजोन का मॉलिकुलर वेट कितना रहेगा 48 डिवाइडेड बाय 24.45 जो है वो आपका कितना आएगा 1.963 जो है आपका एक फैक्टर निकल कर आएगा. तो एग्जाम में याद रखना, अगर ओजोन का पूछ रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, PPB का कंसनट्रेशन गिवन है 100 की जगह 90 दे दे, 60 दे दे, 40 दे दे, एट 25 डिग्री सेल्सियस 1 atm, तो आपको सिर्फ क्या करना है 1.963 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. कंपटीशन ऑफ रेडिएटिव फोर्सिंग ड्यू टू ग्रीन हाउस गैस डज नॉट इन्वॉल्व. रेडिएटिव फोर्सिंग क्या होता है आपका, रेडिएटिव फोर्सिंग बेसिकली इट इज़ द चेंज इन नेट डाउनवर्ड रेडिएटिव फ्लक्स एट ट्रोपोस्फेयर और अ टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर ड्यू टू चेंज इन ग्रीन हाउस गैस कंसनट्रेशन. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जब भी आपका कंसनट्रेशन चेंज हुआ, ग्रीन हाउस गैस का कंसनट्रेशन अगर चेंज हुआ तो रेडिएटिव फोर्सिंग क्या है, डायरेक्टली अफेक्ट करेगा. ठीक है, डायरेक्टली अफेक्ट करेगा. लैप्स रेट की अगर हम बात करें तो लैप्स रेट से जो है दिस इज़ नॉट अफेक्ट. ठीक है, अफेक्ट द वर्टिकल टेम्परेचर, नॉट डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ रेडिएटिव कंपटीशन. तो लैप्स रेट जो है वो डायरेक्टली आपका अफेक्टेड नहीं होता है, लेकिन कंसनट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, येस दिस इज अफेक्टेड बाय रेडिएटिव फोर्सिंग. एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो डिटरमाइन दी हायर रेडिएशन इज ऑब्जॉर्ब, तो ये भी जो है आपका अफेक्ट करेगा. इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन पर मॉलिक्यूल, इट डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएटिव फोर्सिंग. तो एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी क्या बताता है, कितना रेडिएटिव फोर्स जो है वो एब्जॉर्ब हुआ है. तो सन से जितनी भी सनलाइट आ रही है, ठीक है, पॉजिटिव एक होता है वार्मिंग, अगर पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्स है, याद रखना पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्स है तो वो क्या कॉज करेगा, वार्मिंग इफेक्ट.
नेगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग है तो इट्स मीन वो क्या कॉज कर रहा है, कूलिंग इफेक्ट, ठीक है, वार्मिंग इफेक्ट और कूलिंग इफेक्ट। तो रेडिएटिव फोर्सिंग, कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, तो रेडिएटिव फोर्सिंग ज़्यादा होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज अगर ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में तो वो अफेक्ट होंगी, ठीक है। लैप्स रेट पे जो है ये डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होता है। वेवलेंथ एट द गैस मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब इस पर डिपेंडेंट है। इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन मॉलिक्यूल पर भी जो है आपका डिपेंड करता है। क्लियर है? अगर रेडिएटिव फोर्सिंग को इन जनरल अगर समझना चाहते हो, अगर किसी को कोई डाउट है रेडिएटिव फोर्सिंग से रिलेटेड, तो सपोज दैट कि अगर कोई पैन है, इस पैन को मैंने स्टोव पे रख दिया है, गैस पे रख दिया है। अब जो इसमें पानी, अब जब मैंने गैस को ऑन किया तो पॉजिटिव वार्मिंग इफेक्ट कॉज हुआ, ठीक है, गर्म हुआ ये पानी तो पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग हो गया। लेकिन जब मैंने ये स्टोव हटा दिया, इसको स्टोव से हटा के नीचे रख दिया, ठंडा हो रहा है, अभी धीरे धीरे कूल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग जो हमें देखने को मिल रही है, ठीक है, नेगेटिव रेडिएटिंग फोर्सिंग। तो कूलिंग और वार्मिंग, ठीक है, कूलिंग एंड वार्मिंग अफेक्ट को अच्छे से डिफाइन करने के लिए हम रेडिएटिव फोर्सिंग जो है वो बताता है, ठीक है, उसको कौन बता रहा है, रेडिएटिव फोर्सिंग बता रहा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल इज मेजर्ड विद रेफरेंस टू, ठीक है, विद रेफरेंस टू आपका ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल इज ऑलवेज मेजर रिलेटिव टू CFC11, ठीक है, किसके बिहाफ पे हम मेजर करते हैं, CFC11 के बेस पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑलवेज याद रखना, ODP इज ऑलवेज मेजर रिलेटिव टू CFC11। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गैसेस दे रखी है, मेजरिंग टेक्निक बतानी है। ओजोन को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ओजोन को मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अल्ट्रा वायलेट एब्जॉर्प्शन, ठीक है, UV एब्जॉर्प्शन। नॉक्स को मेज़र करने के लिए हम क्या करेंगे, नॉक्स को मेज़र करने के लिए हम क्यूमुलोमिनेसेंस करेंगे, ठीक है। SO2 को मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं, SO2 को मेज़र करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस्ड फ्लोरोसेंस। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए IR एब्जॉर्प्शन, ठीक है, IR एब्जॉर्प्शन। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखना हमेशा, ओजोन के लिए अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन, नॉक्स के लिए क्यूमुलोमिनेसेंस, SO2 के लिए प्लस्ड फ्लोरोसेंस एंड CO के लिए इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन। क्योंकि ओजोन जो है बेसिकली, ओजोन इज स्ट्रांगली एब्जॉर्ब द UV लाइट नियर 254 नैनोमीटर। तो 254 नैनोमीटर पे ये क्या एब्जॉर्ब करता है, 254 नैनोमीटर पे ओजोन क्या है, वो स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड होती है, एब्जॉर्ब दी अल्ट्रावायलेट राइज, ठीक है। तो UV फोटोमेट्रिक एनालाइजर्स का भी जो हम यूज़ करते हैं इसमें, UV फोटोमेट्रिक एनालाइजर्स का। क्यूमुलोमिनेसेंस की अगर हम बात करें तो NO रिएक्ट विद ओजोन, NO क्या करता है, ओजोन के साथ रिएक्ट करता है, प्रोड्यूस दी लाइट, क्या करता है, लाइट को प्रोड्यूस करता है, एंड मेजर एज क्यूमुलोमिनेसेंट एमिशन। तो क्यूमुलोमिनेसेंट एमिशन में उससे हम क्या कर सकते हैं, उसको मेजर कर लेते हैं। तो NO रिएक्ट विद ओजोन एंड प्रोड्यूस द लाइट एंड मेजर एज क्यूमुलोमिनेसेंट एमिशन, ठीक है। NO ने रिएक्ट करा ओजोन के साथ, कुछ लाइट प्रोड्यूस करी, जो लाइट प्रोड्यूस करी उसको हम क्या कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं बाय यूजिंग द क्यूमुलोमिनेसेंट इमिशन के थ्रू, ठीक है। देन पल्स फ्लोरोसेंस में क्या होता है, SO2 एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट, SO2 क्या करता है, UV लाइट को एब्जॉर्ब करता है एंड री एमिट द फ्लोरोसेंस, और क्या करता है, री एमिट करता है फ्लोरोसेंट को, दैट इज प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन, इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो CO एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन एट 4.6 नैनोमीटर, ठीक है। 4.6 नैनोमीटर पे IR एब्जॉर्प्शन जो है वो हमें देखने को मिलता है CO का, ठीक है। IR एब्जॉर्प्शन, infrared radiation at 4.6 nanometer, CO absorbing infrared radiation at 4.6 nanometer and non-dispersive IR analyzer, जिसको हम किसकी हेल्प से मेज़र करते हैं, NDIR, नॉन डिस्पर्सिव IR एनालाइज़र की हेल्प से जो हम इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। क्लियर है? तो O3, UV, नॉक्स, क्यूमुलोमिनेसेंस,
SO2 प्लस फ्लोरोसेंस एंड CO इज इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच फॉरेस्ट टाइप हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज कवर इन द कंट्री, ट्रॉपिकल डेसिडियस, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, टेम्परेट डेसिडियस एंड मैंग्रोव। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सबसे ज़्यादा इंडिया में कौन से जो है हमें हाईएस्ट परसेंटेज कवर ऑफ इंडिया जो हमें देखने को मिलता है, तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि जो सबसे ज़्यादा कवर करता है दैट इज़ द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलते हैं हमें, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है हमें, ठीक है, जिसमें हमारे मॉइस्ट और ड्राई दोनों आते हैं, मॉइस्ट और ड्राई दोनों आएंगे, ठीक है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो 63% एरिया कवर करता है आपका, ठीक है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट 63%, ठीक है, 63% टोटल फॉरेस्ट कवर हमें देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2023 की डाटा के अकॉर्डिंग। देन आता है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट 8% होते हैं, ठीक है। टेम्परेट फॉरेस्ट 5% है इंडिया में, और मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो लेस देन 1% है प्रेजेंट इंडिया में, ठीक है। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो हमारे सेंट्रल इंडिया जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र में जो हमें ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, और इनको मानसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मानसून फॉरेस्ट के नाम से भी इनको जाना जाता है इंडिया में, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अरेंज द फॉलोइंग बायोम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, स्वाना, बोरल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट ग्रासलैंड। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि प्रोडक्टिविटी की जब भी बात होगी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की, तो ग्रास इज़ लीस्ट, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर ग्रास इज़ लीस्ट और फॉरेस्ट इज़ फीस्ट, फॉरेस्ट इज़ फीस्ट। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी होगी, फॉरेस्ट की। तो जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी, जितना ज़्यादा वार्मथ होगा, उतनी ज़्यादा डेंसिटी जो है आपकी इंक्रीज़ हमें देखने को मिलेगी। तो सबसे कम किसकी होगी, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की, ठीक है। सबसे कम किसकी होगी, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की, ठीक है, या फिर टेम्परेट ग्रासलैंड्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो सबसे कम टेम्परेट ग्रासलैंड डी, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन ही अलग लेवल से दे रखे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रखा है, और तो सबसे कम किसकी होगी, डी, ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड की। टेम्परेट ग्रासलैंड के बाद किसकी होगी, स्वाना की, ठीक है। उसके बाद किसकी होगी, स्वाना की, ठीक है। स्वाना के बाद किसकी होगी, बोरल फॉरेस्ट की। बोरल फॉरेस्ट के बाद सबसे ज़्यादा किसकी होगी, टेम्परेट फॉरेस्ट की, ठीक है, टेम्परेट फॉरेस्ट की। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी हमें देखने को मिल रही है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी जो है, हमेशा याद रखना, ग्रास इज़ लीस्ट एंड फॉरेस्ट इज़ फीस्ट। प्रोडक्टिविटी की जब भी बात होगी, ठीक है, ग्रास इज़ लीस्ट एंड फॉरेस्ट इज़ फीस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम अरेंज करेंगे, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा था वैसे इन्होंने, तो सबसे कम किसका है, टेम्परेट ग्रासलैंड का। टेम्परेट ग्रासलैंड के बाद आएगा आपका स्वाना के बाद बोरल फॉरेस्ट के बाद आएगा आपका टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है, टेम्परेट फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स, ठीक है। तो ये आपका वो रहेगा, ऑर्डर रहेगा। तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे देखो, ऑप्शन में भी इन्होंने आपको कंफ्यूज करने। अब यहाँ क्या पूछ रखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से देखें तो सब इस तरीके से आना चाहिए, टेम्परेट, ग्रासलैंड, स्वाना, बोरल और फिर टेम्परेट। अब यहाँ पर ऑप्शन ऐसा दे ही नहीं रखा। अब पीछे से शुरू कर लो, यहाँ से शुरू करा मैंने, DABC, ठीक है। तो आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर 2 इज़ दी करेक्ट आंसर, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को फॉलो करें, PYQ सीरीज़ को कंटिन्यू करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।